उर्दू की मैं बेटी हूँ, मेरा नाम गजल है, लब फूल के जैसे है, मेरी आँख कवल है। आदाब नाजरीन, एक बार फिर से गज़ल के खूबसूरत सफ़र का हम सफ़र बनाने के लिए हाजिर खिदमत हूँ मैं आसिफ खान। आप देख रहे हैं सफ़र गज़ल का। गज़ल तो आप सब सुनते हैं, पढ़ते हैं, गुनगुनाते हैं और उसके जादू में खो जाते हैं। नाजरीन, पिछली किस्त में हमने आपको बताया था कि गज़ल ने कहाँ जन्म लिया, और आज हम आपको बताएंगे कि इब्तदाई दौर में वो कौन कौन से लोग थे जिन्होंने गज़ल के लबो रुखसार को निखारा। जो यहाँ लफ्ज़ों की तरकीब जो बनी हिंदुस्तान के अंदर, सबसे बड़ी चीज़ जो उभर के आई हिंदुस्तान में वो तमसील थी। तमसील एक ऐसी चीज़ थी कि जो ईरान में बहुत बारावर नहीं हो सकी थी, हिंदुस्तान में आई तो बारावर हुई। और यही वजह थी कि गनी कश्मीरी ने बड़ी खूबसूरती से, अब तमसील जो है वो एक महसूस और नामहसूस के रिश्तों को बनाती है। तमसील एक मानी बहुत दूर, एक मानी बहुत करीब। साहिब तबरेज़ी ने एक पूरी गज़ल तमसील पर लिखी और उसका मतलब ही उसने यूं बनाया कि बेमकसद मी रसद जुया काम आहिस्ता आहिस्ता, ज़े दरिया मी कशत सयाद दाम आहिस्ता आहिस्ता। इंसान अपने मकसद को धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता पहुंचता है। बात कुछ समझ में नहीं आती कि मकसद को आहिस्ता आहिस्ता पहुंचता है, लेकिन दूसरे मिसरे में इस बात को बहुत वाज़े कर देता है कि ज़े दरिया मी कशत सयाद दाम आहिस्ता आहिस्ता। अगर तेज़ी के साथ उस दाम को खींचा जाएगा पानी से, तो पानी में जो मछली की ताकत है वो बहुत होती है, तो वो हो सकता है कि वो दाम टूट जाए। इसीलिए सयाद उसको धीरे धीरे खींचता है उस दाम को, ताकि शिकार आ जाए उसके हाथ में। ये दूसरे मिसरे में उसने समझा दिया। तो इन्हीं महसूस और नामहसूस के रिश्तों को जब हिंदुस्तान में बनाने लगे ये शुआरा, तो इससे एक अलग रुझान पैदा हुआ जो ईरानियों को नसीब नहीं था। और बेदिल इसका बहुत बड़ा बादशाह निकला। गालिब ने बहुत काम किया इसमें। मीर के यहाँ अक्सर ये चीजें हैं, दाग के यहाँ फिर मिलता है। नाजरीन, फारसी शायरी का एक बड़ा नाम है शेख सादी। गज़ल या शायरी पर सादी ने ज़बरदस्त काम किया है। आइए फारसी शायरी के महक़्क़िक़ डॉक्टर इराक़ रज़ा ज़ैदी से मालूम करते हैं कि सादी ने गज़ल की खिदमत किस तरह से की। ख़ास तौर से सादी का ज़माना आता है। सादी का इंतकाल 691 हिजरी में हुआ, यानी 7वीं सदी हिजरी में ये है, और 4वीं सदी हिजरी में हो चुकी थी। लेकिन जो खदोखाल पूरे उभर के आए सादी के ज़माने में आए हैं। सादी ने इसमें इतनी वसअत दी और गज़ल में नए नए मज़ामीन, क्योंकि ईरान का एक ये देखा जाता है कि उनकी जमालियाती हिस्स जो है वो सबसे अच्छी है दुनिया में। आज भी अगर आप देखेंगे शोरिश दौर में भी, तो जो जमालियाती हिस्स ईरानियों के पास है वो किसी और के पास नहीं है। उनका रहने सहने का तरीक़ा, आज अगर आप लखनऊ देखते हैं तो उसकी एक झलक है जो कहलाती है लखनऊ की तहज़ीब, वो ईरानी तहज़ीब की एक झलक है जो गज़ल के लिए निहायत मौजू मानी गई इस दौर में भी, लखनऊ की तहज़ीब। तो जब सादी का ज़माना आया तो सादी ने उसमें जो बातें कहना शुरू की। अब वो इश्क और माशूक़ के ऊपर एक मेन फोकस रहता है, और इसी के तरीके से हम दुनिया की हर बार गज़ल में कह देते हैं। मतलब हमने जब जुल्फ़ों का तज़किरा करते हैं या उनका उलझाव कहते हैं, तो जुल्फ़ें नहीं होती हैं, बल्कि जो दुनिया के उलझाव हैं वो जुल्फ़ों के उलझाव में हमें नज़र आते हैं। अब सादी कहता है अपने महबूब से कि सर्व सिमीना बे सहरा मी रवद, नेक बदअहदी के बीमा मी रवद। यानी सर्व जो है मेरा महबूब जो है वो वादा किया था कि जाएंगे, लेकिन अफसोस कि वो अकेला जा रहा है, यानी हमारे साथ में लिए जा रहा है। और दूसरी तरफ जो बराबर की बात कर रहा है वो ये नहीं कहता कि आशिक बहुत बड़ी चीज़ है या माशूक बड़ी चीज़ है, वो दोनों को बराबरी का दर्जा इस तरीके से दे रहा है। वो कहता है कि वगर हलाक मन्नत दर ख्वास बाकी नीस, अगर तू मुझको हलाक कर देगा, कत्ल कर देगा, तो मुझे कोई खौफ नहीं है। क्यों नहीं है खौफ? कि शहीद इश्क कतीलस्तो कातिलश गाजी, जो आदमी इश्क में शहीद होता है, कत्ल हो जाता है, वो शहीद हो जाता है, और लेकिन जो कत्ल करने वाला है वो गाजी कहलाता है। ये बात किसी और जंग में नहीं है। आदमी जब जंग में मैदान में जाता है तो या
शहीद होता है या गाजी होता है। एक आदमी जो है वो दोज़ख की तरफ जाता है, एक आदमी जहन्नम की जन्नत की तरफ जाता है। यहाँ इश्क वो चीज़ है जहाँ दोनों का दर्जा बराबर है, वो गाजी है और ये शहीद है, यानी दोनों के रास्ता जो है वो नेकी की तरफ है। ये है। और इसी तरीके से सादी ने कहा, जो एक सिस्टम है उस सिस्टम में आगे कहता है वो कि सब्र बड़े जौरे रकीबा चेकुनम घरना कुनम, यानी ये कहा कि तमाम दुनिया जो है सब्र का एक इंतहा है। सब्र वो हथियार है जो दूसरों को कितना भी जालिम हो, एक हद वो आ जाती है कि सब्र का इम्तहान आखिरी मंजिल पहुंचता है तो खुद ब खुद जुल्म जो है वो अपने सर को झुका देता है। यहीं पर आकर साजी कहते हैं कि सब्र बर जोरे रकीबा चिकुनम गरना कुनम हमें दानन के दर पहलुए गुल खारी हस्त, यानी गुल के पहलू में कांटे सब जानते हैं। इसी बात को जिक्र ने कहा था कि गुलशन परस्त हूँ, मुझे गुल ही नहीं अजीज, कांटों से भी निबाह किए जा रहा हूँ मैं। तो सादी ने उस वक्त ये बात कही थी, उस वक्त की भी ज़रूरत थी, आज की भी ज़रूरत है। सादी के बाद हाफिज शिराजी ने गज़ल को बनाने और संवारने में एक अहम किरदार अदा किया। कहते हैं शिराजी इतना बड़ा शायर था कि लोग उसके दीवान से फाल निकालते थे। अगर हम किसी पूछते हैं कि फ़ारसी में गज़ल का शायर कौन है तो उसमें पहला नाम हाफिज शिराजी का आता है। वो सादी को नहीं कहता, वो हाफिज शिराजी का नाम लेता है। और वाकई हाफिज शिराजी की दो चीज़ें एक साथ आईं, गज़ल के जो मिजाज को बदला या अखलाकियात और अवाम से जोड़ा, वो तसव्वुफ़ है, इरफान हम जैसे कहते हैं। और हाफिज ने इरफान में इतनी कुदरत हासिल की, इतनी कुर्बत हासिल की कि उसके दीवान से लोग, जैसे हम कुरान से फाल खोलते हैं, लोग फाल खोलने लगे उसके साथ। इसकी बड़ी अजमत और क्या हो सकती है। तो उसको शायरी ने और तसव्वुफ़ ने, जो उसकी शायरी का एक अहम जुज़ है, उस अजमत का कायल बनाया है। सादी और हाफिज शिराजी ने गज़ल को उसके मौजूदा रूप रंग में ढाला। आज गज़ल की जो शक्ल है वो इन्हीं की दी हुई है। लेकिन रूमी ने भी शायरी की मकबूलियत में कम रोल अदा नहीं किया। देखिए, रूमी ख़ास तौर पर तो मसनवी का शायर है, मसनवी मानवी उसकी, लेकिन इतना ही बड़ा उसका दीवान, मसनवी से ज़्यादा बड़ा दीवान उनका शम्स तबरेज़ के नाम से मशहूर है। हाँ, और वो उन्होंने गज़लों में बहुत अच्छी अच्छी गज़लें कही हैं और सब में उनका शम्स तबरेज़ तखल्लुस इस्तेमाल उन्होंने किया है। लेकिन अगर हम देखें मसनवी में भी उनके गज़ल के शेर से मिल जाते हैं कि शाद बाश या इश्क़ खुश सौदाए माँ ऐ तबीब जुमला अल्लाह थाए माँ। वो कहते हैं इश्क तो वो चीज़ है जो तमाम दुनिया की बीमारी है, जुमला अल्लाह थाए माँ, यानी तो उसका सबका इलाज करने वाला जो इश्क है मसनवी मिलता है। तो जाहिर है जब गज़ल कहने बैठेंगे वो शम्स तबरेज़ के नाम से कहेंगे तो उसमें तो गज़ल बहुत हैं और ऐसे ऐसे बहरों में हैं जिसमें दूसरों ने नहीं कहा है। नाजरीन, रूमी 13वीं सदी में और हाफिज 14वीं सदी में अपने फ़न की इंतहाई मंजिलों तक जलवे बिखेरते रहे। इन दोनों की गज़लें आज भी अवाम में बेहद मकबूल हैं। हाफिज़ की मकबूलियत का आलम तो ये था कि उनके दीवान से लोग फाल निकालते थे और लोग उनको लिसानुल गैब भी कहने लगे। इसमें कोई शक नहीं कि हिंदुस्तान में ईरानियों की आमद के साथ साथ गज़ल गोई का फ़न भी यहाँ आया और हिंदुस्तानी शोरा ने फ़ारसी में गज़लें कहनी शुरू की। जल्द ही फ़ारसी अदब ने हिंदुस्तानी शायरों का लोहा मान लिया। उधर ईरान में रूमी और शिराजी का डंका बज रहा था तो इधर हिंदुस्तान में एक दरवेश के नगमे गूंज रहे थे। ये थे हज़रत अमीर खुसरो, जो हिंदवी और खड़ी बोली में शेर कहने के साथ साथ फ़ारसी शायरी को भी नई बुलंदियां अता कर रहे थे। तो हमारे हिंदुस्तान के जो बड़े शायर हैं उनमें खुसरो का नाम गज़ल के शायरों में पहला आता है। इसमें अगर खुसरो को भी हम देखें तो वो कहते हैं असरे बालीन मन बरखीज ए नादान तबीब, असरे बालीन मन बरखीज ए नादान तबीब, दर्द मंद इश्क़रा दारू बजुज़ दीदार नीस। अगर कोई हल दुनिया में बीमारी का है तो ये नहीं है कि इलाज दवा इलाज है, बल्कि अपने महबूब का अगर दीदार हो जाता है, कहीं दोस्त मिल जाता है, पुराने ताल्लुकात वाले मिल जाते हैं तो आदमी का चेहरा खुद बखुद हशाश बशाश हो जाता है। नाजरीन, आज हमारे साथ हैं मशहूर शायर मुनव्वर राना। मुनव्वर राना की शायरी का जादू सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं चलता बल्कि दुनिया के दर्जनों ममालिक में उनको पसंद किया जाता है। उन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए गज़ल को एक नई पहचान दी है। उनकी शायरी में मोहब्बत की चाशनी है, रिश्तों का दर्द है, हालात का कर्ब है और समाज की बेचैनियाँ भी अशार की शक्ल में ढलकर सामने आती हैं। वो सिर्फ महबूब के लबो रुखसार पर ही गुफ्तगू नहीं करते बल्कि समाज की आंखों में आंखें डालकर उसको आईना भी दिखाते हैं। मुनव्वर राना की शायरी का तूती सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया के दर्जनों ममालिक में बोलता है। उन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए गज़ल को एक नई पहचान दी है। उनकी शायरी में मोहब्बत की चाशनी है, रिश्तों का दर्द है,
हालात का कर्ब है और समाज की बेचैनियां भी अशार की शक्ल में गज़ल में ढलकर सामने आती हैं। वो सिर्फ महबूब के लबो रुखसार पर ही गुफ्तगू नहीं करते, बल्कि समाज की आंखों में आंखें डालकर उसको आईना भी दिखाते हैं। मुनव्वर राना की नज़र में शायर एक आम आदमी नहीं है। उनकी नज़र में शायर की जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हैं। शायर का अपना कोई गम नहीं होता है, और गम होता होगा, लेकिन दुनिया में सबसे कमज़ोर आदमी वो है जो अपने गम का इजहार कर दे या अपनी खुशी पे खुश हो जाए। शायर उस मकाम पर होता है कि जब वो जीत कर भी अगर आए तो सबसे पहले अपने हारे हुए साथी से हाथ मिलाता है, या वो खुशी नहीं मनाता है, कहता है कि नहीं। तो शायर की जिम्मेदारियां बहुत हैं। तो ये आप नहीं कह सकते हैं कि शायर का अपना कुछ उसमें होगा। ये हो सकता है कि मौज़ूआत टकरा जाएं, सूरत हाल टकरा जाए, ये ऐसा हो सकता है। एक नीम का पेड़ आप देखते होंगे, उसी नीम के पेड़ के पास से जब एक बढ़ई गुजरता है, कारपेंटर, तो वो कहता है कि क्या तख्ते निकलेंगे इसके, बेहतरीन स्टूल और दरवाजे तैयार हो सकते हैं इसके। उसी नीम के पेड़ के नीचे से जब कुछ बच्चियां गुजरती हैं नौउम्र, तो देखती हैं, कहती हैं इस पर अगर झूला पड़ जाए तो कितना मज़ा है, और सावन का मज़ा आ जाए खूब, हम लोग झूले बहुत ऊंची ऊंची पेंगे मार सकते हैं। उसी नीम के पेड़ के नीचे से जब कोई हकीम या वैद गुजरता है, एक बार पूरे पेड़ को वो गौर से देखता है, उसका हरा भरापन, उसका फलना फूलना। वो कहता है कि अगर गर्मी आने से पहले पहले बच्चों को पीस के एक बार पिला दिया जाए ये निमोली जो है, तो दाने फुंसी नहीं निकलेंगे, फिट रहेंगे बिल्कुल, हैजा कालरा कुछ नहीं होगा। लेकिन जब उसी नीम के पेड़ के नीचे से एक शायर गुजरता है, तो वो सोचता है कि ये हरा भरा पेड़ जैसा है, अगर पूरी दुनिया भी ऐसी हो जाए तो कितना अच्छा लगेगा। नाजरीन, मुनव्वर राना अपनी शायरी में कोई मौजू बांधने के कायल नहीं है। शायरी उनके लिए अपने जज्बात और एहसासात के बयान का नाम है। उनकी नज़र में उनकी माँ भी महबूब है और उस पर भी शायरी की जा सकती है। जिस ज़माने में मैंने आपसे अर्ज़ किया मैंने शायरी शुरू की, तो मैं अकेला शायर था, आज भी शायद मैं अकेला ही हूँ। जब मैंने ये कहा कि नहीं, जब एक मामूली सूरत शक्ल की औरत मेरी महबूब हो सकती है, तो मेरी माँ मेरी महबूब क्यों नहीं हो सकती है। मैंने गज़ल से बगावत की। लोगों ने बहुत एतराज़ किया कि नहीं साहब, गज़ल के तो मानी ही महबूब से बातें करना है। मैंने कहा नहीं, अगर भगवान रामचंद्र के अगर तुलसीदास के महबूब भगवान रामचंद्र हो सकते हैं, तो मेरी महबूब मेरी माँ भी हो सकती है। वो माँ जो मेरी पैदाइश में खुदा की साझेदार रह चुकी होती है। मैंने सब्जेक्ट बदले, मैंने रिश्तों पे शेर कहे, माँ पे बेतहाशा शेर कहे। आज मुझे खुशी है कि हिंदुस्तान की किसी ज़बान में गज़ल लिखी जाए, उर्दू में, हिंदी में, मतलब तेलुगु में, गुजराती में, सभी में लिखी जाती हैं गज़लें, हर जगह माँ ज़रूर मौजूद है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि गज़ल बंधे टिके टॉपिक्स पर डिपेंड नहीं करती है। प्रॉब्लम ये रही है हमेशा से, ये सानेहा रहा है कि जो उर्दू वाले हैं, इन्होंने दूसरे अदब को पढ़ा ही नहीं। बस इन्होंने गज़ल की किताबें पढ़ी और पढ़ने के बाद में उन्होंने शायरी शुरू कर दी। अच्छा, जो बहुत पढ़ लिख गए वो मालूम हुआ कि वर्ड्सवर्थ और शेली और शेक्सपियर, इससे ज़्यादा इससे आगे वो बढ़ ही नहीं पाए। उनको बेचारे जो नाक़दीन जो हमारे थे यहाँ हैं, उनको ये मालूम ही नहीं कि हिंदुस्तान की जो 22 ज़बानें हैं उसमें जितना अदब है, अगर वो यकजा किया जाए, अब ट्रांसलेशन के ज़रिए ही हम एक दूसरे को इंटरप्रेट करते चले जाएं, तो हम दुनिया के किसी भी ज़बान से ज़्यादा रिच ज़बान के मुल्क में रहते हैं। नाजरीन, मुनव्वर राना साहब ने मुहाजिरनामा जैसी एक तवील गज़ल भी कही है। उन्होंने बहुत सारी ऐसी गज़लें कही हैं जो लोगों को पूरी पूरी याद हैं। उनके बहुत सारे अशार हैं जो लोग रोज़ाना किसी ना किसी मौके पर इस्तेमाल करते हैं। जैसे उनका एक शेर है, सो जाते हैं फुटपाथ पर अखबार बिछाकर, मज़दूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। आइए नाजरीन, मुनव्वर राना साहब से गुजारिश करते हैं कि वो अपनी एक गज़ल हमें सुनाएं। अब गज़ल एक ताज़ा गज़ल सुनाएं। गज़ल का मतलब ये है कि किसी के ज़ख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, किसी के ज़ख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा,
अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा। किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा। अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा। एक लफ्ज़ है कासा, हिंदी में उसे भिक्षा पात्र कहते हैं। वहाँ पर एक कबूतर तेरे चिट्ठी कौन बांधेगा। ये बाज़ारे सियासत है यहाँ खुददारियाँ कैसी। ये बाज़ारे सियासत है यहाँ खुददारियाँ कैसी। सभी के हाथ में कासा है मुट्ठी कौन बांधेगा। ये बाज़ारे सियासत है यहाँ खुददारियाँ कैसी। सभी के हाथ में कासा है मुट्ठी कौन बांधेगा। और यासिफ में आपके यूनिट के लिए ये शेर है और यूनिट के हवाले से तमाम सुनने वालों के लिए भी है कि तुम्हारी महफिलों में हम बड़े बूढ़े ज़रूरी हैं। तुम्हारी महफिलों में हम बड़े बूढ़े ज़रूरी हैं। अगर हम ही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा। तुम्हारी महफिलों में हम बड़े बूढ़े ज़रूरी हैं। अगर हम ही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा। और देखें गज़ल का डायमेंशन कैसे कैसे मौज़ूआत को अपने अंदर समो लेता है कि अगर हम ही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा। मुक़द्दर देखिए वो बांझ भी है और बूढ़ी भी। देखिए मतलब गज़ल की खूबी ये है कि बड़े से बड़ा जो आर्टिस्ट होगा उसको महीनों लग जाएंगे सिर्फ उस सोचने में, बनाना तो बहुत दूर की बात है। यानी मसलन आप देखें कि पेंटिंग और शायरी में यही फ़र्क है कि मीर ने कहा पंखड़ी एक गुलाब की सी है। तो ये जो कितना ही बड़ा आर्टिस्ट क्यों ना हो, पंखड़ी सब बना देगा, पंखड़ी बना देगा, गुलाब बना देगा, होंठ बना देगा, लीव बना देगा, लेकिन जो सी रखा हुआ ये कहाँ से लाएगा। सी जो है पंखड़ी एक गुलाब की सी है, जिसको अंग्रेजी में लाइक कहते हैं, लाइक, ये कहाँ से बनाएगा। तो शेर ये है कि किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा। अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा। शेर ये है कि मुक़द्दर देखिए वो बांझ भी है और बूढ़ी भी। मुक़द्दर देखिए वो बांझ भी है और बूढ़ी भी। हमेशा सोचती रहती है गठरी कौन बांधेगा। मुक़द्दर देखिए वो बांझ भी है और बूढ़ी भी। हमेशा सोचती रहती है गठरी कौन बांधेगा। तो ये जो अलामतें उर्दू शायरी में रही हैं हर ज़माने में कि मतलब हम किसी भी लफ्ज़ को उठा करके उसको जब गज़ल बनाने की कोशिश करते हैं तो बहुत मुश्किल हुनर है, लेकिन अगर बन जाता है तो फिर बन ही जाता है। तो नाजरीन, उम्मीद है मुनव्वर राना साहब के साथ आपको ये मुलाकात बेहद पसंद आई होगी। आइए अब आपको सुनवाते हैं मुनव्वर राना साहब की ये गज़ल के चंद अशार साज और आवाज़ के साथ। मोहब्बत का बरक लगता है, सादा छोड़ आए हैं। मोहब्बत का बरक लगता है, सादा छोड़ आए हैं। किसी को उसके कमरे में संवरता छोड़ आए हैं। मोहब्बत का किसी के ख्वाब को ताबीर की कुर्बत नहीं बख्शी। किसी के ख्वाब को ताबीर की कुर्बत नहीं बख्शी। किसी की मुंतज़िर आँखों प्यासा छोड़ आए हैं। मोहब्बत का
सुना है ख्वाब कतराने लगे हैं उसकी आँखों से, सुना है ख्वाब कतराने लगे उसकी आँखों से, उसे जिस रोज से हम दिल शिकस्ता छोड़ आए हैं मोहब्बत का। मोहब्बत की कहानी को मुकम्मल कर नहीं पाए, मोहब्बत की कहानी को मुकम्मल कर नहीं पाए, अधूरा था जो किस्सा हो अधूरा छोड़ आए हैं, मोहब्बत का बरक लगता है सादा छोड़ आए हैं, किसी को उसके कमरे में संवरता छोड़ आए हैं, मोहब्बत का। तो नाजरीन, गज़ल के सफ़र में आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते अपने इस प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे गज़ल के फ़न से वाबस्ता कुछ और दिलचस्प हक़ाइक़। आपकी मुलाकात कराएंगे एक और मारूफ शायर से। तो आसिफ खान को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए DD उर्दू।